गुड मॉर्निंग। ये क्लास 8 के लिए लेक्चर रिकॉर्ड कर रहे हैं। क्लास 8 में इससे पहले वाले दिन में क्या पढ़ाया था, तो साउंड वेव के बारे में पढ़ रहे थे। साउंड वेव हमने स्टार्ट कर लिया है। साउंड वेव में अभी तक हमने क्या किया है, एक जनरल बेसिक वेव का डेफिनेशन, वेव का मतलब मैंने एक आपको बता दिया, कुछ बेसिक डेफिनेशंस मैंने आपको बता दिया, और हमने क्या किया था, साउंड वेव स्टार्ट किया था। ठीक है, मतलब साउंड क्या है, साउंड के बारे में हमने कुछ बात करना स्टार्ट किया था। तो साउंड जो है, साउंड इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी जो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर ट्रैवल कर रहा है। फिर साउंड में ये बताया था आपको कि जो साउंड वेव है, अब एक फिक्स रेंज ऑफ साउंड ही ह्यूमन ईयर्स जो है वो सुन सकता है, वो है 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज। इससे ज्यादा 20 हर्ट्ज से कम का अगर कोई 20 हर्ट्ज किसका यूनिट था, फ्रीक्वेंसी का, तो फ्रीक्वेंसी का रेंज है। 20 हर्ट्ज से कम का अगर कोई साउंड है, उसको भी हम हमारा जो ब्रेन है वो इंटरप्रेट नहीं कर पाता। और 20,000 हर्ट्ज से ज्यादा का भी कोई फ्रीक्वेंसी अगर है, तो उसको भी हमारा ब्रेन जो है वो इंटरप्रेट नहीं कर पाता। तो हमने अभी तक इतना कुछ आपको साउंड वेव में बताया था। अब क्या करते हैं ना, साउंड वेव प्रोड्यूस कैसे कर रहे हैं, प्रोपगेट कैसे करेगा, इस पे थोड़ा बात कर लेते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। स्क्रीन शेयर, ओपन बोर्ड, शेयर स्क्रीन। ठीक है, मैं थोड़ा स्क्रीन पॉज करूंगा डायग्राम वायग्राम बनाने के लिए, फिर जैसे जैसे डायग्राम बनता जाएगा वापस आता जाऊंगा मैं। स्टार्ट करते हैं। देखो, ये क्या है, इसे बोलते हैं ट्यूनिंग फॉर्क। ट्यूनिंग फॉर्क मतलब एक ऐसा अरेंजमेंट समझ लो जिससे हम क्या करेंगे, वाइब्रेशन क्रिएट करने वाले। ट्यूनिंग फॉर्क, फॉर्क। अब ये जो ट्यूनिंग फॉर्क है ना, इस ट्यूनिंग फॉर्क को हम क्या करते हैं, एक सॉलिड सरफेस में हिट करके, एक ऐसा ट्यूनिंग फॉर्क होगा, ऐसे फॉर्क के जैसा होगा, इसको एक सॉलिड सरफेस में हिट करके, यहाँ पे ये एयर का कॉलम है, ये मैंने एयर का कॉलम बनाया, ये डॉटेड डॉटेड एयर के मॉलिक्यूल्स है। अब ये ट्यूनिंग फॉर्क को वाइब्रेशन में लाके ना इसके पास लाके रख देते हैं। अब जैसे इस ट्यूनिंग फॉर्क को आप इसके पास लाके रखोगे, तो ये ट्यूनिंग फॉर्क क्या करेगा, यहाँ पे रखा हुआ जो एयर का मॉलिक्यूल है, ये जो एयर का मॉलिक्यूल है, ये एयर के मॉलिक्यूल को क्या करेगा, कंप्रेस करना स्टार्ट करेगा। तो एयर का मॉलिक्यूल अगर कंप्रेस होना स्टार्ट हो जाएगा, तो डायग्राम जो है वो ऐसा हो जाएगा, मॉलिक्यूल्स कंप्रेस्ड हो गए। ठीक है, अच्छा। अब ये जो ट्यूनिंग फॉर्क था, ये ट्यूनिंग फॉर्क ऐसे, ट्यूनिंग फॉर्क खुद क्या कर रहा है, ट्यूनिंग फॉर्क खुद ऑसिलेट कर रहा है। तो ट्यूनिंग फॉर्क जब ऑसिलेट करके यहाँ कहीं पर आ गया था, ये जो ट्यूनिंग फॉर्क है ऑसिलेट करके यहाँ पर आ गया था, तो इसने एयर के कॉलम को क्या कर दिया, कंप्रेस कर दिया। अब ये ट्यूनिंग फॉर्क क्या करेगा, वापस से, अभी यहाँ पर है, वापस से ये जो ट्यूनिंग फॉर्क है वो यहाँ कहीं पर आ जाएगा, इस वाले पॉइंट पर जहां से इसने स्टार्ट किया था। और ये वाइब्रेट करने के बाद अब फिर वापस से क्या करने वाला है, इधर कहीं पर ऐसे आने वाला है। तो ये जो ट्यूनिंग फॉर्क है वो इस तरह से ऐसे ऐसे ऑसिलेट कर रहा है। अब एकदम लॉजिकली सोचना, हुआ क्या होगा जब ये ट्यूनिंग फॉर्क, ये ट्यूनिंग फॉर्क जब अपने ओरिजिनल पोजीशन पर है, तो एयर के कॉलम में कोई डिस्टर्बेंस नहीं है। लेकिन जैसे ही ये ट्यूनिंग फॉर्क अंदर गया होगा, तो ये क्या करेगा, पास के एयर कॉलम को कंप्रेस करेगा क्या। तो पास का एयर कॉलम कंप्रेस हो गया अगर, तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि जैसे ये एयर का कॉलम कंप्रेस हुआ होगा, डेंसिटी यहाँ पर इंक्रीज हो गया होगा। अब डेंसिटी का मतलब होता है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो प्रेजेंट है एक छोटे से एरिया में, एक छोटे से वॉल्यूम में जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है वो बढ़ जाएंगे, तो डेंसिटी बढ़ जाएगा। या आप ऐसा भी बोल सकते हो कि प्रेशर का जो वैल्यू है, प्रेशर का वैल्यू जो है, अब ये सारे के सारे जो गैस के मॉलिक्यूल्स है वो कंप्रेस हुए, ऐसे कंप्रेस हुए। कंप्रेस तभी होगा गैस जब उसको प्रेशर, ज्यादा प्रेशर मिलेगा। अच्छा, फिर जब ये ट्यूनिंग फॉर्क, ये ट्यूनिंग फॉर्क यहां से, मान लो ये पोजीशन 1 था, पोजीशन 1 से पोजीशन 2 आया ट्यूनिंग फॉर्क। अब पोजीशन 2 से जब ट्यूनिंग फॉर्क वापस से पोजीशन 3 पर जाएगा, तो गैस के जो मॉलिक्यूल्स है, गैस के जो मॉलिक्यूल्स है वो पहले के जैसा हो जाएंगे क्या, पहले के जैसा हो जाएंगे, मतलब कैसा हो जाएंगे, इस तरह का हो जाएंगे। जब ये पोजीशन 3 पर है तो गैस के मॉलिक्यूल्स पहले के जैसा हो गया। अच्छा, जब ये ट्यूनिंग फॉर्क, जब ये ट्यूनिंग फॉर्क पोजीशन 4 पर चला जाएगा, ये ट्यूनिंग फॉर्क पोजीशन 4 पर चला गया, तो यहां पर क्या होगा, यहां पर स्पेस और बढ़ जाएगा। अगर स्पेस और बढ़ गया, तो जो गैस के मॉलिक्यूल्स हैं, ये जो गैस के मॉलिक्यूल्स हैं, इनके बीच में क्या हो जाएगा, जो स्पेसिंग्स है, इनके बीच का जो स्पेसिंग्स है वो बढ़ जाएगा, ऐसा हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है क्या। तो बिकॉज ऑफ दिस वाइब्रेशन ऑफ दिस ट्यूनिंग फॉर्क, वाइब्रेशन ऑफ दिस ट्यूनिंग फॉर्क के कारण हमने क्या देखा कि जो हमारा गैस का मॉलिक्यूल है, मेरे पास जो गैस का मॉलिक्यूल है पहले ऐसे था, पहले ऐसे था, ऐसा था मतलब क्या था, गैस के मॉलिक्यूल्स नॉर्मली थे।
अब क्या हो गया, जैसे ही ये जो ट्यूनिंग फॉर्क है वो अंदर आएगा, ट्यूनिंग फॉर्क अंदर आने का मतलब है जो गैस के मॉलिक्यूल्स है वो पास पास आ जाएंगे। तो जो गैस का मॉलिक्यूल पहले ऐसा था, अब वो पास पास आ जाने पर गैस के मॉलिक्यूल्स ऐसे ऐसे हो जाएंगे, पास पास आ गया, वो ऐसे पास पास आ गया। फिर जैसे ही वो जो ट्यूनिंग फॉर्क है वो फोर्थ पोजीशन पर चले जाएगा तो गैस के मॉलिक्यूल को और स्पेस मिलेगा, तो जो गैस के मॉलिक्यूल्स है वो ऐसे फैल जाएंगे। अब ये क्या था, ये नॉर्मल कंडीशन में था, ये नॉर्मल कंडीशन में था। ये कंप्रेशन के केस में है। कंप्रेशन मतलब क्या हो गया, जब हमने कंप्रेशन मतलब प्रेशर को इंक्रीज कर दिया, प्रेशर का वैल्यू नॉर्मल से ज्यादा कर दिया, प्रेशर इंक्रीज कर दिया, ये इसको बोलते हैं रेयरफैक्शन। इसको क्या बोलते हैं, रेयरफैक्शन। रेयरफैक्शन का मतलब है प्रेशर जो है उसको नॉर्मल से डिक्रीज कर दिया। यहाँ पर प्रेशर नॉर्मल है, मतलब जो 1 एटमॉस्फेरिक का प्रेशर होता है, 1 एटमॉस्फेरिक का प्रेशर यहाँ पर नॉर्मल था, यहाँ पर 1 एटमॉस्फेरिक से ज्यादा प्रेशर है और यहाँ पर 1 एटमॉस्फेरिक से कम प्रेशर है। तो जब प्रेशर का वैल्यू नॉर्मल है तो कुछ नहीं, जब प्रेशर का वैल्यू नॉर्मल है कुछ नहीं है, कोई वाइब्रेशन नहीं। लेकिन जब प्रेशर का वैल्यू नॉर्मल से ज्यादा हो जाएगा, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ज्यादा हो जाएगा, तो उसको बोलते हैं कंप्रेशन। कंप्रेशन का मतलब हो गया कि वहां पर गैस के मॉलिक्यूल्स पास पास आ गए। आप डेंसिटी के टर्म से बता सकते हो कि गैस के मॉलिक्यूल्स पास पास आ गए, या आप क्या बोलोगे, जब गैस के मॉलिक्यूल्स दूर दूर चले जाएंगे उसे बोलेंगे रेयरफैक्शन, और वहां पर प्रेशर क्या हो जाएगा, नॉर्मल से कम हो जाएगा, मतलब 1 atm से कम हो जाएगा। अब जब भी ये ट्यूनिंग फॉर्क, जब भी ट्यूनिंग फॉर्क को एयर कॉलम के पास लेके आओगे, हम जब कुछ बोलते हैं ना, हम जब कुछ बोलते हैं तो हमारा जो यहाँ पे वोकल कॉर्ड है, वोकल कॉर्ड भी ऐसे ही ट्यूनिंग फॉर्क के जैसा काम करता है, वोकल कॉर्ड वाइब्रेट करता है। अब वोकल कॉर्ड का जो वाइब्रेशन है वो पास के एयर कॉलम को मिलता है। अब पास के एयर कॉलम को जैसे ही वाइब्रेशन मिलता है, इस तरह से कंप्रेशन और रेयरफैक्शन फॉर्म होने स्टार्ट होते हैं। अब इसमें इसमें अगर वाइब्रेशन ऐसा ऐसा चलता रहेगा तो इसमें कंप्रेशन रेयरफैक्शन, कंप्रेशन रेयरफैक्शन फॉर्म होता जाएगा। मतलब पहले कंप्रेशन रेयरफैक्शन इसमें आया, फिर कंप्रेशन रेयरफैक्शन इसमें आएगा, फिर इसमें आएगा, एंड सो ऑन। तो इस तरह से वेव चलता रहता है। तो ये जो एयर कॉलम है, ये जो एयर का कॉलम है जो हमने अभी बनाया था, जब इसमें वेव चलना स्टार्ट हो जाएगा ना, तो आपको ये सेम डायग्राम कुछ ऐसा दिखेगा। जब इसमें वेव चलना स्टार्ट हो जाएगा तो सेम आपको जो डायग्राम है एयर का कॉलम का, वो कुछ ऐसा दिखना स्टार्ट हो जाएगा। कुछ रीजन्स आपको दिखेंगे जहां पे डेंसिटी ज्यादा है, फिर कुछ रीजन्स आपको दिखेंगे जहां पे डेंसिटी कम है, फिर कुछ रीजन्स आपको दिखेंगे जहां पे डेंसिटी ज्यादा है, फिर कुछ रीजन्स जहां पे डेंसिटी कम, फिर कुछ रीजन्स जहां पे डेंसिटी ज्यादा, एंड सो ऑन। ये सारे रीजन्स जो है वो कंप्रेशन वाले रीजन्स है, जहां पर कंप्रेशन है, प्रेशर ज्यादा है, और ये सारे रीजन्स जो है वो रेयरफैक्शन वाले रीजन्स। बात समझ में आ रहा है? अच्छा, अब ध्यान से देखना, एम्पलीट्यूड, मैंने जब आपको वेव ऑन अ स्ट्रिंग ऐसा कुछ बताया था ना, कि जब यहाँ पर वेव जनरेट होता है, एक्चुअल में क्या है, सारे पार्टिकल्स ऐसे ऊपर ऊपर नीचे ऐसे ऑसिलेट कर रहे हैं। अब मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट जो था, इस वाले पॉइंट से जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट था, इस मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट को ही तो एम्पलीट्यूड बोलते थे ना, रेड से मैंने बनाया, इसी को तो एम्पलीट्यूड बोलते थे। अब साउंड वेव में जो वाइब्रेशन है, पार्टिकल ऊपर नीचे नहीं भाग रहे यहाँ पर जो वाइब्रेशन है वो कंप्रेशन और रेयरफैक्शन के फॉर्म पर है। जो वाइब्रेशन है यहाँ पर वो कंप्रेशन और रेयरफैक्शन के फॉर्म पर है। तो जब मैक्सिमम कंप्रेशन होगा, जब मैक्सिमम कंप्रेशन होगा, मैक्सिमम कंप्रेशन, मैक्सिमम कंप्रेशन जब होगा तो प्रेशर का जो चेंज है डेल्टा पी, डेल्टा पी मतलब चेंज इन प्रेशर, चेंज इन प्रेशर, चेंज इन प्रेशर क्या होगा, मैक्सिमम होगा। पता नहीं समझ में आया कि नहीं। देखो नॉर्मली जो एयर का प्रेशर होता है वो 1 एटमॉस्फेरिक है। अगर मैंने कंप्रेशन को मैक्सिमम कर दिया तो जो प्रेशर है वो क्या हो जाएगा, 1 एटमॉस्फेयर से बहुत ज्यादा हो गया, तो जो चेंज ऑफ प्रेशर है वो बहुत ज्यादा हो गया ना। तो जो मैक्सिमम चेंज ऑफ प्रेशर होता है ना साउंड वेव में, उसी को बोलते हैं एम्पलीट्यूड ऑफ साउंड वेव। जो मैक्सिमम चेंज इन प्रेशर होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, एम्पलीट्यूड इन साउंड वेव। अब रेयरफैक्शन के केस में क्या होता है, रेयरफैक्शन के केस में जो डेल्टा पी है, डेल्टा पी, अब यहां पर क्या था, जो एक्चुअल प्रेशर है, ये डेल्टा पी जो है वो चेंज इन प्रेशर है। चेंज इन प्रेशर मतलब मान लो जब कंप्रेशन हुआ तो कंप्रेशन के टाइम पर जो प्रेशर है वो 1.2 atm का है, तो डेल्टा पी कितना हो जाएगा, डेल्टा पी का वैल्यू हो जाएगा 1.2 -1, क्योंकि नॉर्मल केस में जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो 1 atm का, ये पता नहीं आपको पता है कि नहीं। तो डेल्टा पी का वैल्यू 0.2 हो गया, क्या ये हो गया कंप्रेशन। रेयरफैक्शन में क्या होगा, रेयरफैक्शन के टाइम पर होगा
डेल्टा पी। अब नॉर्मल प्रेशर प्रेशर 1 एटीएम का था, रेयरफैक्शन के टाइम पर प्रेशर कम हो जाता है, कितना हो जाएगा 0.2 का, तो जो चेंज ऑफ प्रेशर है वो 0.2 का हुआ क्या। तो यहाँ पर जितना चेंज ऑफ प्रेशर का वैल्यू उतना ही चेंज ऑफ प्रेशर का वैल्यू यहाँ पर है। बस आपको याद रखना है कि जब भी साउंड वेव ट्रैवल करता है तो वो इस तरह से कंप्रेशन और रेयरफैक्शन फॉर्म करके चलता है। कंप्रेशन के केस में प्रेशर जो है वो नॉर्मल 1 एटीएम के प्रेशर से ज्यादा होगा, ठीक है। रेयरफैक्शन के केस में जो प्रेशर है वो नॉर्मल 1 एटीएम से कम होगा। तो इस तरह से कंप्रेशन रेयरफैक्शन फॉर्म करता हुआ साउंड वेव प्रोपेगेट करता है। अब मैंने आपको एक टर्म बताया था फ्रीक्वेंसी, जब मैंने वेव ऑन अ स्ट्रिंग आपको समझाया था ना, तो मैंने एक टर्म आपको बताया था फ्रीक्वेंसी। अब ये जो फ्रीक्वेंसी है वो यहाँ पर भी आपको समझ में आएगा। ये जो ट्यूनिंग फॉर्क है, ये जो ट्यूनिंग फॉर्क यहाँ पर था वो यहाँ गया, फिर यहाँ आया, फिर यहाँ गया, फिर यहाँ आएगा, फिर यहाँ जाएगा एंड सो ऑन। तो ट्यूनिंग फॉर्क यहाँ जाके ऐसा जाके फिर ऐसा जाके, तो ट्यूनिंग फॉर्क इस तरह से ऑसिलेटरी मोशन कर रहा है क्या। अब ट्यूनिंग फॉर्क का जो फ्रीक्वेंसी है, ट्यूनिंग फॉर्क का जो फ्रीक्वेंसी है वही फ्रीक्वेंसी इसके ऑसिलेशन और कंप्रेशन, ये वही फ्रीक्वेंसी इसके कंप्रेशन और रेयरफैक्शन का होगा क्या। तो ये जो साउंड वेव का फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड वेव, फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड वेव, फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड वेव जो है डिपेंड्स ऑन फ्रीक्वेंसी ऑफ, डिपेंड्स ऑन फ्रीक्वेंसी ऑफ, डिपेंड्स ऑन फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेटिंग सोर्स। वो जो वाइब्रेटिंग सोर्स है उसके फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करता है। अब फ्रीक्वेंसी का हमें क्या प्रॉब्लम है, फ्रीक्वेंसी से हमें क्या मतलब हो जाएगा। अच्छा, एक टर्म होता है पिच, एक टर्म होता है पिच। ये पिच जो है ना ये फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करता है, साउंड के फ्रीक्वेंसी पर एक टर्म डिपेंड करेगा पिच। और जितना ज्यादा फ्रीक्वेंसी, हायर द फ्रीक्वेंसी, higher the frequency, higher is the pitch। अच्छा, अब ये क्या खेल है सर पिच। तो हमारा जो ब्रेन है, हम जो साउंड इंटरप्रेट करते हैं, जैसे अलग अलग म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स का तुमने देखा होगा कि अलग अलग साउंड होता है। तबला का साउंड अलग है, वायलिन का साउंड अलग है, फ्लूट का साउंड अलग है। अब ऐसा क्या डिफरेंस हो रहा है सर। मान लो मैंने बोला कि जिस रेट से, अब मान लो मैं बोल रहा हूँ कि एक तबला है, एक तबला इमेजिन कर लेते हैं और एक इमेजिन कर लेते हैं वो जो ताशे होते हैं वो, और दोनों को जो पीटने वाला, जो जैसे तबला को भी हम क्या करते हैं ऐसे उसको ऑसिलेट कराते हैं, उसमें भी ऐसे ऐसे हिट करते हैं, और जो ताशा है ताशे को भी ऐसे ऐसे हिट करते हैं। मान लो दोनों ही केस में जो सोर्स का फ्रीक्वेंसी है वो सेम है, दोनों ही केस में सोर्स का फ्रीक्वेंसी मैंने सेम रखा, दोनों ही केस में जो साउंड बाहर आएगा वो सेम आएगा क्या, नहीं। मतलब ब्रेन जो है, ब्रेन जो है वो अलग अलग फ्रीक्वेंसी को, ये सॉरी उल्टा हो गया एग्जांपल, जैसे वो जो तबला है, तबला का अगर फ्रीक्वेंसी पहले तुमने कम रखा फिर फ्रीक्वेंसी तुम ज्यादा रखो, तो दोनों ही केस में जो साउंड आता है तबले से वो अलग अलग आता है क्या। फ्रीक्वेंसी कम होगा, तुम पहले वो जो तबला था उसको तुम आराम आराम से ऐसे ऐसे टैप करो, अलग साउंड है, तुम ऐसे ऐसे जल्दी में टैप करोगे अलग साउंड है। मतलब जो सोर्स का फ्रीक्वेंसी है वो ये डिसाइड कर रहा है कि कैसा साउंड क्रिएट होगा, और ब्रेन जो होगा वो अलग अलग फ्रीक्वेंसी को, अलग अलग फ्रीक्वेंसी को, अलग अलग फ्रीक्वेंसी को अलग अलग इंटरप्रेट करता है, अलग अलग इंटरप्रेट करता है। बात समझ में आया है क्या। ये फ्रीक्वेंसी क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमारा जो ब्रेन है वो फ्रीक्वेंसी को समझता है, वो फ्रीक्वेंसी को समझता है, उसको समझ में आता है कि अच्छा इस बार साउंड का फ्रीक्वेंसी कम था, इस बार साउंड का फ्रीक्वेंसी ज्यादा है। अब जनरली ये बोलते हैं कि जो थिन वॉइस होता है उसका फ्रीक्वेंसी ज्यादा होता है, और जो थिक वॉइस होता है उसका फ्रीक्वेंसी कम होता है। जनरली मेल के वॉइस होते हैं थिक, मेल का वॉइस थिक है मतलब उसका जो वॉइस का फ्रीक्वेंसी है वो कम है, वॉइस का फ्रीक्वेंसी कम है मतलब उसके जो वोकल कॉर्ड है वो कम वाइब्रेट कर रहे हैं, उनका वाइब्रेशन कम है। लेकिन जो फीमेल है, फीमेल का जो वोकल कॉर्ड है, फीमेल का जो साउंड का फ्रीक्वेंसी होता है वो ज्यादा होता है, या फीमेल का जो वॉइस होता है वो हाई पिच वॉइस होता है। हाई पिच वॉइस है इसका मतलब क्या है, फीमेल का जो वॉइस का फ्रीक्वेंसी होता है वो ज्यादा होता है। बात समझ में आ रहा है क्या। तो पिच क्या है, पिच डिपेंड करता है फ्रीक्वेंसी और साउंड पर, फ्रीक्वेंसी और साउंड डिपेंड करता है सोर्स पर, जिस सोर्स ने उस फ्रीक्वेंसी को क्रिएट किया उस पर डिपेंड करता है। अब
सेम इंस्ट्रूमेंट से अगर आपने अलग अलग तरह से टैपिंग की है, जैसे तबला में अलग अलग तरह से टैपिंग करोगे तो अलग अलग तरह का साउंड आ रहा है। अब ये जो अलग अलग तरह का साउंड आ रहा है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, तो उसके फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड कर रहा है। बात समझ में आ रहा है क्या? तो फ्रीक्वेंसी का इंफॉर्मेशन साउंड के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको बोलते हैं कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साउंड वेव। पिच को, एम्पलीट्यूड को, लाउडनेस को, इसको बोलते हैं कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साउंड वेव। ये मैं अलग से बता दूंगा, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साउंड वेव। नेक्स्ट वर्ड क्या है? ये बता दिया एम्पलीट्यूड। अच्छा, अब एम्पलीट्यूड मैंने जो बताया है, एम्पलीट्यूड एम्पलीट्यूड पे डिपेंड करता है इंटेंसिटी। एम्पलीट्यूड पे डिपेंड करता है इंटेंसिटी। अब मान लो वो जो तबला है उसको मैं आराम से धीरे से हिट करूं, जो साउंड आएगा बहुत ही कम इंटेंसिटी का साउंड आएगा, उसका जो मैग्नीट्यूड होगा साउंड का बहुत कम होगा। बहुत ज्यादा जोर से हिट करते हैं तो ज्यादा इंटेंसिटी का साउंड आता है क्या? अच्छा, मतलब ये जो एम्पलीट्यूड वर्ड है या ये जो इंटेंसिटी वर्ड है वो फोर्स पे डिपेंड कर रहा है क्या? कितने फोर्स से या कितने एनर्जी से साउंड को क्रिएट किया गया है। जितना ज्यादा जोर से आप तबले को हिट करते हो उतना ज्यादा जोर का साउंड आपको सुनाई देता है। इसका मतलब ये जो एम्पलीट्यूड वर्ड है, अब अगर मेरे को इंटेंसिटी जानना है तो एम्पलीट्यूड जानना पड़ेगा। और एम्पलीट्यूड का मतलब हो गया मैक्सिमम डिस्टर्बेंस। वो जो मैक्सिमम डिस्टर्बेंस का वैल्यू होता है वो क्या होता है? एम्पलीट्यूड। अब तुम खुद से सोचो, अगर मैं वाइब्रेटिंग पार्टिकल को बहुत जोर से हिट करके लेके आता हूं तो उसका जो डिस्टर्बेंस होगा वो भी मैक्सिमम होगा क्या? जितना ज्यादा डिस्टर्बेंस होगा उतना ज्यादा एम्पलीट्यूड का वैल्यू होगा। जितना ज्यादा एम्पलीट्यूड का वैल्यू उतना ज्यादा इंटेंसिटी है। अब जो लाउडर इंटेंसिटी वाला जो साउंड होता है उसका एनर्जी ज्यादा है। कैसे सर, कैसे बोल सकते हैं? अगर तुम्हारा फ्रेंड जो है वो कुछ डिस्टेंस पे है, जब नॉर्मल डेज में, जब कोरोना नहीं था, जब तुम अपने फ्रेंड के साथ खेला करते थे, छुपन छुपाई खेलते थे, छुपन छुपाई, पकड़न पकड़ाई, जो भी खेलते थे अपने फ्रेंड के साथ, तो उसमें अगर तुम्हारा फ्रेंड कुछ डिस्टेंस पर होता था, ठीक है, अगर तुम्हारा फ्रेंड कुछ डिस्टेंस पर है तो तुम अपने फ्रेंड को कॉल आउट करते थे। अब तुम अगर हल्के से अपने फ्रेंड का नाम लोगे, घनश्याम, घनश्याम, पता नहीं तुम्हारे फ्रेंड का नाम घनश्याम है या कुछ और है, चलो तुम्हारे फ्रेंड का नाम कुछ अच्छा ले लेते हैं। सपोज तुम्हारे फ्रेंड का नाम है, क्या रखे तुम्हारे फ्रेंड का नाम? सपोज तुम्हारे फ्रेंड का नाम है चुलबुल पांडे। तुम्हारे फ्रेंड का नाम क्या है? चुलबुल पांडे तुम्हारे फ्रेंड का नाम। तुम्हारा फ्रेंड है दूर, तुम बोलोगे चुलबुल पांडे, एकदम आराम से तुमने बोला चुलबुल पांडे, तुम्हारे फ्रेंड को सुनाई दिया होगा क्या? इसका मतलब क्या था? ये जो वाइब्रेशन का एम्पलीट्यूड था बहुत कम था तो इंटेंसिटी कम है। इंटेंसिटी कम है तो वो दूर तक नहीं जा पहुंचा। लेकिन जब तुम चिल्ला के बोलोगे चुलबुल पांडे, इस तरह से चिल्ला के बोलोगे चुलबुल पांडे, तो वो तुम्हारा जो फ्रेंड है चुलबुल पांडे वो सुन लेगा। वो क्यों सुन लेगा? क्योंकि तुमने यहाँ पे जो वाइब्रेशन था, वाइब्रेशन का तुमने जो एम्पलीट्यूड है वो ज्यादा रखा। वाइब्रेशन का एम्पलीट्यूड ज्यादा है मतलब वाइब्रेशन का इंटेंसिटी ज्यादा है। अब वाइब्रेशन का इंटेंसिटी ज्यादा है मतलब ज्यादा एनर्जी से साउंड क्रिएट किया गया, मतलब तुमको लगेगा ना जो साउंड है वो बहुत ज्यादा लाउड है। अगर साउंड की इंटेंसिटी ज्यादा होती है तो तुमको जो लगता है साउंड क्या होता है? लाउड होता है। इसको बोलते हैं कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साउंड वेव। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साउंड वेव। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साउंड वेव में आपको दो बातें जानना है। एक तो पिच, सबसे पहले जानना है पिच। पिच किस पे डिपेंड कर रहा है? पिच डिपेंड कर रहा है फ्रीक्वेंसी पर। पिच जो है वो डिपेंड करता है फ्रीक्वेंसी पर। फिर याद रख लेना, हायर द फ्रीक्वेंसी, हायर द फ्रीक्वेंसी, हायर द पिच, हायर द पिच। जितना ज्यादा फ्रीक्वेंसी होगा उतना ज्यादा पिच का वैल्यू होगा। अच्छा, फिर पिच में इसमें और एक बात क्या नोट कर लेना कि द वॉइस ऑफ फीमेल, द वॉइस ऑफ फीमेल is generally on the higher pitch, is generally of higher pitch in comparison to male voice, in comparison to male voice। ठीक है, ये पहला पॉइंट है पिच के बारे में। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साउंड में पहला पॉइंट आ गया पिच। बात समझ में आया? अच्छा, पिच आप इतना समझ लो ना कि हमारा जो ब्रेन है वो फ्रीक्वेंसी को इंटरप्रेट करता है। अब अलग अलग फ्रीक्वेंसी को वो अलग अलग तरह से इंटरप्रेट कर रहा है। बिल्कुल। नेक्स्ट हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक क्या है? नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है उसका इंटेंसिटी या लाउडनेस। लाउडनेस
लाउडनेस या इसको इंटेंसिटी भी बोलेंगे। अब इंटेंसिटी जो है वो डिपेंड करता है एम्पलीट्यूड पर, इंटेंसिटी जो है वो डिपेंड करता है एम्पलीट्यूड पर, और एम्पलीट्यूड डिपेंड करता है एनर्जी ऑफ द वाइब्रेटिंग, एनर्जी ऑफ द वाइब्रेटिंग सोर्स, एनर्जी ऑफ द वाइब्रेटिंग सोर्स। तुम ट्यूनिंग फॉर्क को, वो जो ट्यूनिंग फॉर्क था, ट्यूनिंग फॉर्क को जितना ज्यादा एनर्जी देके वाइब्रेट कराना स्टार्ट करोगे उतना ज्यादा इंटेंसिटी का साउंड वो क्रिएट करेगा। ठीक है, अच्छा ये हो गया सेकंड कैरेक्टरिस्टिक जो डिपेंड कर रहा है साउंड के इंटेंसिटी पर। एक और फैक्टर होता है जिसको हम बोलते हैं टिम्बर या क्वालिटी ऑफ साउंड। एक और फैक्टर है जिसको हम बोलते हैं टिम्बर या क्वालिटी ऑफ साउंड, क्वालिटी ऑफ साउंड। अब टिम्बर या क्वालिटी ऑफ साउंड क्या है ना, देखो कुछ लोग होते हैं, कुछ लोग होते हैं जिनका जो वॉइस है वो सुनने में बहुत अच्छा लगता है। जैसे अगर तुम्हारे टाइम में बोलूँ तो तुम्हारे टाइम में कोई अच्छा सिंगर है क्या? अरिजीत सिंह। मेरा टाइम भी यही है, ऐसा नहीं कि मैं बुढ़ा गया हूँ, बुढ़ा नहीं हुआ मैं। अरिजीत सिंह, अरिजीत सिंह के अगर तुम साउंड उसके गाने सुनोगे तो मेलोडियस होते हैं, बहुत अच्छे होते हैं, उसकी जो साउंड क्वालिटी बहुत अच्छी है। अब अरिजीत सिंह मान लो क्या है, अरिजीत सिंह के वॉइस का कुछ फ्रीक्वेंसी होगा, अरिजीत सिंह के साउंड का कुछ लाउडनेस होगा, ठीक है। एक और है, मान लो कौन सा सिंगर है, कोई सिंगर है, किसी का नाम खराब नहीं करना चाहिए, वैसे तो बुरे बुरे सिंगर बहुत सारे हैं, ठीक है, बुरे बुरे सिंगर बहुत सारे हैं, लेकिन कोई होगा एनोनिमस, कोई एनोनिमस सिंगर है, उसके भी साउंड का फ्रीक्वेंसी एफ है और उसका भी लाउडनेस लेवल एल है, लेकिन जितना सूदिंग अरिजीत सिंह का वॉइस होता है उतना सूदिंग इस एनोनिमस पर्सन का वॉइस नहीं। इसका मतलब क्या है कि फ्रीक्वेंसी और लाउडनेस तो डिसाइड करता ही है, एक और फैक्टर होता है जो क्या कर रहा है, साउंड के क्वालिटी को डिसाइड कर रहा है। अब वो जो फैक्टर है ना जो साउंड के क्वालिटी को डिसाइड करता है, इस फैक्टर को ही बोलते हैं साउंड का टिम्बर या क्वालिटी ऑफ साउंड, ठीक है। क्यू फैक्टर होता है, तो इतना डिटेल में अपने को जानना नहीं है। तो ये बेसिकली मैंने तुमको आज ये बताया कि साउंड में जो हमने अलग अलग टर्म सीखा था, मतलब वेव में इन जनरल में जो वेव में जो अलग अलग टर्म सीखा था, फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ, लैम्डा, इन सब का इंपॉर्टेंस क्या है, तो साउंड में इनका इंपॉर्टेंस है, ठीक है। चलिए आज इतना ही रहने देते हैं, नेक्स्ट क्लास में रिफ्लेक्शन से स्टार्ट करेंगे, अभी बीच में रिफ्लेक्शन स्टार्ट करने का कोई सेंस नहीं बनता, इतना ही रहने देते हैं। एक और चीज जान लो, सिर्फ एक फ्रीक्वेंसी का जो साउंड होता है ना, मतलब ऐसा साउंड जिसका फ्रीक्वेंसी सिर्फ एक है, उसको बोलते हैं नोट नहीं, उसको बोलते हैं ट्यून, ट्यून 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 बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सिर्फ एक फ्रीक्वेंसी के साउंड को बोलते हैं, मैं भूल गया, ट्यून बोलते हैं शायद, और मल्टीपल फ्रीक्वेंसी के साउंड को बोलते हैं नोट। तो नोट जो होता है वो सुनने में म्यूजिकल होता है, मैं चेक करके नेक्स्ट वाली क्लास में बताऊंगा, ठीक है।